So in this lecture, we'll start with your inhibition of protein synthesis. Inhibition of protein synthesis. Inhibition of protein synthesis. तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे, जो एंटीबायोटिक पढ़ेंगे, ठीक है, that we have is clear प्यूरोमाइसिन. पहली एंटीबायोटिक कौन सी है? प्यूरोमाइसिन. ये हमें किससे मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइटर. स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइटर. ये वाली एंटीबायोटिक हमें किससे मिलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइटर. और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज very similar to 3' end of tRNA. 3' end of tRNA. 3' end of tRNA, enabling it to bind. At ribosomal A site. Ribosomal A site, comma, leads to formation of peptidylpuromycin. Leads to formation of peptidylpuromycin. ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है ये कि कौन सी एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर जो होता है वो 3' एंड ऑफ tRNA से मैच करता है. तो उसका आंसर क्या होगा आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिस प्यूरोमाइसिन. और उसका सोर्स क्या आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिस एल्बोनाइटर. दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो है टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन ये हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस. स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरोफेशियंस. ये पर्टिकुलर एंटीबायोटिक होती है, ये ए साइट पे बाइंड करती है. इट बाइंड्स एट ए साइट. ठीक है. एंड blocks binding of tRNA at A site. तो टेट्रासाइक्लिन अगर आगे लगी तो आपका जो tRNA है वो A साइट पे आगे नहीं लग पाएगा. ठीक है. तो पहली एंटीबायोटिक हमने पढ़ी दैट इज प्यूरोमाइसिन, और दूसरी हमने कौन सी पढ़ी आपकी? दैट इज टेट्रासाइक्लिन. ठीक है. नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है क्लोरामफेनिकोल. नेक्स्ट एंटीबायोटिक हम पढ़ेंगे दैट इज क्लोरामफेनिकोल. जो क्लोरामफेनिकोल है और एक हम साइक्लोहेक्सिमाइड, ये दो पढ़ेंगे. क्लोरामफेनिकोल बैक्टीरिया में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, और जो साइक्लोहेक्सिमाइड है वो यूकैरियोट. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोरामफेनिकोल. थर्ड एंटीबायोटिक इज क्लोरामफेनिकोल. ये हमें किससे मिलती है आपकी? स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला. ठीक है. और ये वाली एंटीबायोटिक क्या करती है? इट इनहिबिट्स 23S राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम क्या बोलते हैं आपकी? पेप्टाइड ट्रांसफेरेज एक्टिविटी. ठीक है. So 23S ribosomal RNA, hence it inhibits translation in prokaryotes, chloroplast and mitochondria.
क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इन तीनों में 23S राइबोसोमल आरएनए आपका क्या बनवाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज कोलान फेनिकोल। जो साइक्लोहेक्सिमाइड है वो हमें मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से, साइक्लोहेक्सिमाइड से मिलती है स्ट्रेप्टोमाइसिस। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो होती है वो आपकी एक तरह से एक्टिनोमाइसिस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, ये सारे बैक्टीरिया आपके, ठीक है, एंड इट इनहिबिट्स 28S राइबोसोमल आरएनए, 28S राइबोसोमल आरएनए इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स। मतलब जो ट्रांसफेनिकोल है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन को इनहिबिट करती है, और जो आपकी साइक्लोहेक्सिमाइड है वो इसके अंदर करती है यूकैरियोट्स के अंदर, ठीक है। सो ट्रांसफेनिकोल एंड साइक्लोहेक्सिमाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेप्टोमाइसिस। ये भी हमें किससे मिलती है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस किससे मिलती है हमें, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस। ये जो होती है इट बाइंड्स टू द 16S राइबोसोमल आरएनए, इट बाइंड्स टू 16S राइबोसोमल आरएनए of 30S subunit, 30S subunit, and prevents hence prevents your binding of formylin tRNA, जो इनिशिएटिंग वाला tRNA है उसकी बाइंडिंग को ये प्रिवेंट करता है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है। तो ये दोनों आपने अच्छे से याद रखना है। ट्रांसफेनिकोल जो है वो बैक्टीरिया में ट्रांसलेशन को इनहिबिट करता है, और जो साइक्लोहेक्सिमाइड है वो यूकैरियोट्स में, ठीक है। तो अभी तक हमने 5 एंटीबायोटिक्स पढ़ी। अब फर्स्ट हमने पढ़ी आपकी क्यूरोमाइसिन, फिर मैंने आपको बताई टेट्रासाइक्लिन, ट्रांसफेनिकोल, साइक्लोहेक्सिमाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे एक आते हैं एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन और मिलती है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसियस। नेक्स्ट हमने कौन सी पढ़नी है आपकी, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसियस। एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसियस, ठीक, एरिथ्रेसियस। ये बाइंड करती है एक्सिटर्न, so it binds to exit tunnel of 50S, of 50S subunit, and hence blocks exit of growing polypeptide, growing polypeptide। जैसा हमने पढ़ा था ना, जो एक्सिट टनल होता है वहां से आपके जो अनचार्ज tRNA है वो ए साइड से पहले कहाँ पे जाते हैं, ई साइड से, पी साइड से ई साइड पे जाते हैं, और ई साइड से वो साइटोस्केल में जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये एंटीबायोटिक कहाँ पे जाके बाइंड कर जाती है, जो एक्सिट साइड पे, तो जिससे आपका जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड है उसका एक्सिट क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। फिर हम ना कुछ टॉक्सिन्स की बात करेंगे, टॉक्सिन्स which inhibit translation, which inhibit translation,
तो सबसे पहले जो आता है वो है आपका डिप्थीरिया टॉक्सिन। डिप्थीरिया टॉक्सिन, डिप्थीरिया टॉक्सिन। जो डिप्थीरिया टॉक्सिन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ डिप्थामाइड, डिप्थामाइड in bracket the modified histidine residue, histidine residue of eukaryotic elongation factor 2। बैक्टीरिया टॉक्सिन क्या कराता है? एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ डिप्थामाइड। ठीक है, मतलब ये ईएफ का यूकेरियोट्स में वही कोड होता है जो बैक्टीरिया में ईएमसी का था, तो ट्रांसलेशनली एक्टिविटी आपकी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि डिप्थीरिया टॉक्सिन के पास एडीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी होती है। ठीक है, वैसे 3 टॉक्सिन होते हैं, एक डिप्थीरिया टॉक्सिन, एक कॉलेरा और एक प्रोड्यूसर। इन तीनों के पास एटीपी राइबोसाइलेशन एक्टिविटी है, कॉलेरा, बट बाकी दोनों ट्रांसलेशन को इनहिबिट नहीं करते, वो किसी और प्रोसेस को इंटरफेयर करते हैं, लेकिन डिप्थीरिया टॉक्सिन आपका ट्रांसलेशन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, फिर एक हमारे पास आता है राइसिन। राइसिन जो होता है ये टॉक्सिन किसमें होता है? कैस्टर बीन्स में। किसमें होता है? कैस्टर बीन्स में। ठीक है, तो ये बेसिकली राइसिन क्या करता है? इनएक्टिवेट्स, इनएक्टिवेट्स 6PS subunit of ribosome by depurinating a specific adenosine, by depurinating a specific adenosine, a specific adenosine। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एडिनोसिन को क्या करता है? डिप्यूरिनेट करता है, जिससे आपका 6 सबयूनिट क्या हो जाती है? आपकी इनएक्टिवेट हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक we have that is regulation of gene expression, regulation of gene expression। तो किसी भी जीन की रेगुलेशन, ठीक है, जैसे कुछ जीन्स हमारे अंदर ऐसी होती हैं जिसे बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन्स। हाउस कीपिंग जीन्स होते हैं जिनके प्रोडक्ट हमारे अंदर हर टाइम बनते रहते हैं, ठीक है, जिनकी हमें हमें हर टाइम रिक्वायरमेंट है। बट कुछ ऐसे जीन्स होंगे उनके प्रोडक्ट तभी बनेंगे जब रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तब वो नहीं बनेंगे। ठीक है, अब रेगुलेशन के ना अलग अलग लेवल्स होते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स। जैसे पहला लेवल क्या हो सकता है? मान लो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए है उससे पहले क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो हमें पता है कि एमआरएनए के बाद उसमें क्या होती है? जैसे 75 गाइनोसिन, स्प्लाइसिंग वगैरह, टेलिंग होती है। ठीक है, उसके बाद एमआरएनए का आता है आउट ऑफ न्यूक्लियस, और फिर न्यूक्लियस, फिर उसके बाद वो किससे बाइंड करता है? आपके राइबोसोम के साथ, और फिर अल्टीमेटली आपका क्या बनता है? प्रोटीन। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, अब रेगुलेशन, मान लो डीएनए से आरएनए नहीं बना तब भी प्रोटीन नहीं बनेगा। मतलब अलग अलग जीन्स की रेगुलेशन अलग अलग लेवल हो सकते हैं। कईयों में एमआरएनए नहीं बनता, मान लो कई जीन्स में एमआरएनए बन गया बट उनमें कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग नहीं हुई। मान लो कैपिंग स्प्लाइसिंग टेलिंग सब कुछ हो गया लेकिन वो न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं आया। कुछ न्यूक्लियस से बाहर आ गए लेकिन राइबोसोम से बाइंड नहीं करे। ठीक है, तो किसी भी लेवल पे रेगुलेशन होती है, क्योंकि हमें जब भी, मतलब जब हमें प्रोडक्ट चाहिए तो अल्टीमेटली प्रोटीन बनना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ ना ये जीन एक्सप्रेस करिए तो प्रोटीन बना है, क्योंकि आरएनए बनना या जो आपका उसमें मॉडिफिकेशन होना या उसका न्यूक्लियस से बाहर आना, ठीक है ना, वो एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि एक्सप्रेशन किस फॉर्म में दिखती है? आपकी प्रोटीन की फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब कुछ जीन्स ऐसी हो सकते हैं जिनमें एमआरएनए ना बनता हो, कुछ ऐसी हो सकती है जिनमें एमआरएनए तो बनता हो बट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन आती हो। कुछ में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं बट वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं आता। कुछ में वो न्यूक्लियस से बाहर आ गया लेकिन राइबोसोम से बाइंड नहीं करता। तो अलग अलग लेवल पर रेगुलेशन आपकी हो सकती है। ठीक है, तो मेन जो आज हम पढ़ेंगे दैट इज योर
लैक ओपिनोन। कौन सा ओपिनोन पढ़ना हमने? लैक। लैक ओपिनोन की अगर बात करें तो मतलब लैक्टोज, लैक्टोज को मेटाबोलाइज, ठीक है। ऑब्वियसली ऐसा अगर हम बात करें, जैसे मान लो ये मेरे पास मीडियम है, ये बैक्टीरिया, ये क्या आपके बैक्टीरिया, ठीक है। अब मान लो बैक्टीरिया के पास ये क्या है आपकी ग्लूकोज है, और ये क्या है लैक्टोज है, ठीक है। ये क्या आपकी लैक्टोज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जो होता है वो पहले किसको यूज करता है? ग्लूकोज को। और जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब वो किसको यूज करेगा? लैक्टोज को। लेकिन जब तक मीडियम में ग्लूकोज है उसको लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम तभी बनाएगा जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब मीडियम में दोनों शुगर प्रेजेंट है, बट प्रेफर्ड जो शुगर होगी वो उसके लिए ग्लूकोज। प्रेफर्ड शुगर कौन सी है आपकी? ग्लूकोज। जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी फिर वो लैक्टोज पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे आपका कि दोनों दोनों बेसिकली ऑप्शन लेके चलेंगे कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है लैक्टोज एब्सेंट है, और जब ग्लूकोज एब्सेंट है लैक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेफर्ड क्या आपका? ग्लूकोज, ठीक है। और जब ग्लूकोज खत्म होगी तब वो लैक्टोज को यूज करेगा। और एक हम टर्म भी यूज करते हैं कैटालाइट रिप्रेशन। क्या बोलते हैं हम? कैटालाइट रिप्रेशन का मतलब ये होता है कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बाकी शुगर्स को मेटाबोलाइज करने वाले जो जीन्स का प्रोडक्ट है वो नहीं बनेंगे, क्योंकि जरूरत ही नहीं है उनकी। हाँ, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगा तब लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनाने की हमें क्या पड़ती है? जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि, और इसके अलावा एक जैसे ग्राफ की हम बात करें, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूँ जैसे ये ग्राफ है, जैसे मान लो बैक्टीरिया का जो नॉर्मल कहा था वो सिग्मोइडल, ठीक है। तो जैसे पहले वो ग्लूकोज को यूज करेगा, फिर एक लैक पे जाएगा, फिर वो लैक्टोज को यूज करेगा। ये क्या आपका ग्लूकोज, ये है लैक्टोज। ये जैसे नॉर्मली जो बैक्टीरियल कर्व होता है ना, वो कैसा होता है? सिग्मोइडल। लैग फेज होता है, लॉग होता है, स्टेशनरी होता है, और डेथ फेज होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है? पहले लैग, फिर लॉग, ग्लूकोज को यूज कर रहा है। जैसे ही ग्लूकोज खत्म तो थोड़ा सा टाइम उसको एडजस्टमेंट के लिए चाहिए। तो उस टाइम पे बैक्टीरिया का नंबर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो आपके मैंने वाई एक्सिस पे लिखा है, नंबर ऑफ सेल्स वर्सेस टाइम, ठीक है। अब जैसे ही आपका ग्लूकोज खत्म हो गया फिर वो अडेप्ट करेगा थोड़े टाइम के लिए, फिर लैक्टोज को यूज करेगा। तो मतलब दो एक्सपोनेंशियल फेज के बीच में एक लैग फेज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आप ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों दे रहे हो तो हमारा माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व कैसा होगा, ठीक है। पहले ये लैग होता है, ये क्या होता है आपका? एक्सपोनेंशियल। दिस इज अगेन लैग, दिस इज अगेन लॉग और एक्सपोनेंशियल। सो देयर इज वन लैग फेज between two exponential phases. One lag is between two exponential phases. Exponential phases. ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पहले वो किसको यूज करेगा? तो उसको फिर लैग, क्योंकि जो लैग ओपन होता है वी हैव थ्री डिफरेंट एंजाइम्स, ठीक है। तो तीन अलग अलग एंजाइम होते हैं, मतलब तीन जीन होते हैं जेड वाई ए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जेड क्या बनाता है, वाई क्या बनाता है, और आपका ए क्या बनाता है, ठीक है। तो तीन डिफरेंट जीन के प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं जब हमें क्या करना होता है? ग्लूकोज को, सॉरी लैक्टोज को क्या करना होता है? मेटाबोलाइज। तो देखते हैं लैकोप्रोन के बारे में। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोमी। पॉलीसिस्टोमी का मतलब होता है कि जैसे प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि दोनों तीनों जीन एक साथ हो सकती हैं, तीनों की एक साथ ट्रांसक्रिप्शन होगी, एक साथ ट्रांसलेशन होगी, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? आपका पॉलीसिस्टोमी, ठीक है। लेकिन जो यूकैरियोट्स में कभी भी ऐसा नहीं होता कि तीन जीन एक साथ हो, उनकी एक साथ ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, एक साथ ट्रांसलेशन, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन्स में आपके इंट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम, जैसे आपने इसे याद रखना कि जो यूकैरियोट्स उनमें कैसी सिचुएशन होती है? मोनोसिस्टोनिक, कि एक जीन है उसका प्रोडक्ट अलग से बनेगा, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें कैसी सिचुएशन हो सकती है आपकी? पॉलीसिस्टोनिक। पॉली का मतलब दो तीन जीन इकट्ठी हैं, उनकी इकट्ठी ट्रांसक्रिप्शन होगी, और इकट्ठी क्या होगी? उनकी ट्रांसलेशन, और आपके पास तीन डिफरेंट क्या देंगे? प्रोडक्ट, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक
कंडीशन होती है यूकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोनिक होती है आपकी प्रोकैरियोट्स। अब जैसे हम लैक ऑफ न्यूरॉन पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ेंगे जब अगर आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है और लैक्टोज एब्सेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट लैक्टोज एब्सेंट। अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहे हैं, मीडियम में तो आपने दोनों शुगर डाली हुई है, ठीक है ना। अब ऑब्वियसली अगर वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो बैक्टीरिया के अंदर ग्लूकोज होगा, अंदर लैक्टोज के आपका एब्सेंट है, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन आई हैव रिटन इनसाइड द बैक्टीरिया, ठीक है। जैसे ऐसा सिस्टम होता है कि एक हमारे पास यहाँ पर इनहिबिटर वाली जीन होती है, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई एंड ए, ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स है, ठीक है। अब इनहिबिटर क्या बनाता है, रिप्रेसर क्या बनाता है, इसे बोलते हैं ब्लैक रिप्रेसर, ठीक है। ये क्या होता है, टेट्रामर होता है, क्या होता है ये, टेट्रामर। अब जब लैक्टोज एब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर पे जाके लग जाता है, कहाँ जाके लग जाता है, ऑपरेटर पे। और रिप्रेसर के यहाँ पे लगने से क्या होता है कि जो आपका आरएनए पॉलीमरेज लगा है प्रमोटर पे वो आगे नहीं जा पाता। तो बेसिकली बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। ऑब्वियसली वैसे हमें पता है कि जो सिग्मा सबयूनिट होती है, सिग्मा के थ्रू आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर पे बाइंड करता है, लेकिन ऑपरेटर के लगने की वजह से आपका जो आरएनए पॉलीमरेज वो आगे नहीं जा पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो ट्रांसलेशन कहां से होगी, तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ऑब्वियसली जब वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो उसको लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरा केस लें कि जब आपका ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज प्रेजेंट है, दिस इज इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, जेड वाई, ठीक है। अब बेसिकली आपका इनहिबिटर में क्या बनाना है, आपका रिप्रेसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लैक्टोज है, जो आपका लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है एलोलैक्टोज में, इसमें कन्वर्ट होता है एलोलैक्टोज, ठीक है। ये जो एलोलैक्टोज है ये बाइंड करता है रिप्रेसर से, ठीक है। लैक्टोज से जो एलोलैक्टोज है वो आपका कौन सा एंजाइम में आता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक्टोज से एलोलैक्टोज कौन बनवाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्योंकि अब लैक्टोज अंदर आ गया वो एलोलैक्टोज में कन्वर्ट हो गया और एलोलैक्टोज से आप बाइंड करता है रिप्रेसर से। तो बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू रिप्रेसर, binding of allolactose to repressor causes a conformational change, causes a conformational change, hence it will not be able to bind, it will not be able to bind at operator site, bind at operator site, ठीक है। मतलब एलोलैक्टोज के लगने से क्या होता है, रिप्रेसर की कॉन्फर्मेशन में चेंज आ गया। अब ये रिप्रेसर यहाँ पे जाके नहीं लग पाएगा, ये नहीं लगेगा तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे जाएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, ट्रांसलेशन कराएगा और आपको तीन डिफरेंट प्रोडक्ट आ जाएंगे। जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई बनाता है लैक परमिएज और ए बनाता है आपका ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ऑब्वियसली जब नहीं है जरूरत, जब बेसिकली आपका ग्लूकोज प्रेजेंट है एट दैट टाइम हमें लैक ऑफ की जो जीन्स हैं वो बेसिकली उनका ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। लेकिन अगर आपका मैं क्या कह रहा हूँ कि ग्लूकोज क्या है इस केस में, एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। तो दूसरा केस हमने किया कि इसमें ग्लूकोज एब्सेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ बीटा ग्लाइकोसाइडेज। एलोलैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करता है और रिप्रेसर पे ऑपरेटर पे नहीं लग पाता, तो ऑपरेटर पे नहीं लग पाएगा तो प्रमोटर तीनों जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा और आपके पास बीटा ग्लाइकोसाइडेज, लैक परमेज और क्या बन जाएगा आपके पास, ट्रांस एसिटाइलेज।
ठीक है, हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं लैक ऑफ के बारे में। एक तो ये फर्स्ट ये नेगेटिव या इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल, क्योंकि हमने देखा इसे हम इंड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपन। नेगेटिव मतलब वहां पर होता है जहां पर आपका रिफ्रेक्टिंग मोड होता है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपन। ये तो आपने याद रखना है, ये किसका एग्जांपल है, इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपन का। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जो इसमें इंड्यूसर है वो क्या आपका एलोलैक्टोज। ठीक है, जो इसमें हमारा इंड्यूसर है वो क्या आपका एलोलैक्टोज, नॉट लैक्टोज। इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ इज एलोलैक्टोज नॉट लैक्टोज, कॉमा नॉट लैक्टोज। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जैसे एक चीज क्या है, जैसे जो लैक्टोज है, ठीक है, लैक्टोज से अगर एलोलैक्टोज बनता है तो वो इंड्यूसर है। और इसके अलावा लैक्टोज सिंपली अगर उसका ब्रेकडाउन होता है इसमें ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, तो ये मेटाबोलाइजेबल। ठीक है, मतलब लैक्टोज एक ऐसी शुगर है जो जिसका मेटाबॉलिज्म भी होता है और जो आपका इंड्यूसर भी बनाता है। ठीक है, सो इट इज मेटाबोलाइजेबल एज वेल एज इंड्यूसर, मेटाबोलाइजेबल एज वेल एज इंड्यूसर, एज वेल एज इंड्यूसर। ठीक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी शुगर्स होती हैं जो जिनका मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन वो इंड्यूसर नहीं होती, और दूसरी होते हैं जो इंड्यूसर होते हैं बट मेटाबॉलाइजेबल नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके साथ एक डिस्कस करूंगा नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ, नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ वो होता है आपका आईपीटीजी, आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड, आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड। ये कैसा है आपका नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ आईपीटीजी। ठीक है, ये ना एक, अगर आपको ध्यान हो आपने ब्लू वाइट स्क्रीनिंग पढ़ा होगा, पढ़ा है ब्लू वाइट स्क्रीनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, वैसे प्लस टू में भी था कि जो ब्लू और व्हाइट कॉलोनीज बनती हैं, ठीक है ना, वो एक मोड होता है। जैसे एक आप पढ़ते हैं ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, कि वो एक फीचर होता है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट कर पाते हैं। ऐसे एक ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होता है, वो पढ़ेंगे जब आरबीटी में। तो जो ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग होता है उसमें हम आईपीटीजी यूज करते हैं, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग। एक तरह से ये मेथड होता है जिससे हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, जो आपके ब्लू होते हैं वो होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, ब्लू वाले कौन से होते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, और जो व्हाइट वाले होते हैं वो होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स। रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं जिसमें आपने जीरो प्लस को ऐड कर, ब्लू वाले होते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट्स और व्हाइट वाले क्या होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। लैक ऑफ इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरोन है, इंड्यूसर ऑफ लैक ऑपरोन इज एलोलैक्टोज नॉट लैक्टोज। ठीक है, बेसिकली जो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि प्यूवाइट स्क्रीनिंग एक मैंने आपको बताया, इसके अलावा जो लैक्टोज है वो इंड्यूसर भी है एज वेल एज वो आपका उसका मेटाबॉलिज्म भी होता है। और नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ प्रोन कौन सा आपका आईपीटीजी, व्हिच इज आइसोप्रोपाइल थायोगलैक्टोसाइड। ठीक है, सो नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैक ऑफ प्रोन इज आईपीटीजी। ठीक है, इसके अलावा लिखिए कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन
A regulatory mechanism, known as catabolite repression, restricts expression of the genes required for catabolism of lactose, arabinose, and other sugars in the presence of glucose. Even when these secondary sugars are also present. ठीक है, तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या है? जैसे मतलब मीडियम में लैक्टोज भी प्रेजेंट है, अराबिनोज भी प्रेजेंट है, और जैसे ये बता रहा है, तो ये जब या बाकी और भी शुगर्स प्रेजेंट है, लेकिन उनको मेटाबोलाइज करने वाले जो बेसिकली जो जीन्स है, ठीक है, उनका एक्सप्रेशन नहीं होता। तो कैटाबोलाइट रिप्रेशन क्या कि उन जीन्स के एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट करना कि जिनका बेसिकली जो बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली एक तरह से क्या कर रहा है, ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो ग्लूकोज को यूज कर रहा है। तो इन ये शुगर्स मीडियम में चाहे प्रेजेंट है, बट इन शुगर्स को मेटाबोलाइज करने के लिए जो भी जीन के प्रोडक्ट्स चाहिए वो आपके बेसिकली नहीं बनेंगे। ठीक है, सो regulatory mechanism known as catabolite repression restrict expression of the genes required for catabolism of lactose, arabinose and other sugars in the presence of glucose, even when these secondary sugars are also present। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी है, ये हमने नेगेटिव रेगुलेशन की बात करी है कि जहां पर रिप्रेसिव मोड होता है। ठीक है, ऐसे ही लैक ऑफ ऑपरेंट की पॉजिटिव रेगुलेशन होती है। तो उसमें आपने क्या याद रखना है कि जब लैक ऑफ ऑपरेंट पॉजिटिव रेगुलेशन में lack of around under positive regulation. Under positive regulation. तो पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है? जैसे बेसिकली इसमें प्रोटीन होता है सीआरपी, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन, अब बेसिकली क्या होता है जब आपका ग्लूकोज एब्सेंट होता है, क्या होता है? ग्लूकोज एब्सेंट होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल सेल में ज्यादा होता है। ठीक है, जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होता है, साइक्लिक एएमपी का लेवल ज्यादा होता है तो आपका साइक्लिक एएमपी सीआरबी कॉम्प्लेक्स बनता है, साइक्लिक एएमपी सीआरबी कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाय 50 fold, increase the rate of transcription by 50 fold, and hence acts as a positive regulatory element, तो ये किसी तरह करता है आपका पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट की तरह। ठीक है, जब ग्लूकोज एब्सेंट है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल क्या होता है? ज्यादा। ऑब्वियसली जब ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो साइक्लिक एएमपी सेल के अंदर नहीं होता है, या होता भी है तो सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, सो मतलब सीआरपी का प्रेजेंट क्या होता है? प्रोटीन है, इट इज द लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी। व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट साइक्लिक एएमपी ज्यादा से ज्यादा बनता है, साइक्लिक एएमपी सीआरपी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिससे आपका जो रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है
वो 50 फोल्ड बढ़ जाते हैं कि जीन्स है वो जल्दी जल्दी ट्रांसक्राइब होंगी, जल्दी जल्दी ट्रांसलेट होंगी। तो इस तरह से ये किसकी तरह एक्ट करता है आपका पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट।